अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अप्रैल 2026 है। जुमे का दिन है। और आज 3 से 5 बजे तक 2 घंटों में पीएमएस 2025 का इंग्लिश ऐसे का पेपर हुआ, जिसमें 6 टॉपिक्स अपीयर हुए। मैं अपनी इस वीडियो की तवसत से इन 6 टॉपिक्स की पर रोशनी डालूंगा, एक एनालिसिस करूंगा कि आप में अगर इनमें से किसी एक टॉपिक का इंतखाब किया है तो आपको उसमें किन टॉपिक्स को आ, किस अंदाज में लेके चलना चाहिए था। मैं विदाउट वेस्टिंग आज के जो टॉपिक्स थे उनको डिस्कस करूंगा वन बाय वन। पहला जो टॉपिक था हमारा, वो था, आज का जो टॉपिक था वो उसमें 2 घंटे का आ, ये पेपर होता है पीएमएस का। इसमें 6 टॉपिक अपीयर हुए। पहला टॉपिक था पाकिस्तान एज अ ग्लोबल पीस। ये एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे था, और इसमें भी आप लोगों ने बताना था कि पाकिस्तान कैसे ग्लोबल पीस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, रोल कैसा प्ले कर रहा है। आप जरा देखें कि हमारा जो रिसेंट मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है, खासतौर पे ये जो ईरान इसराइल अमेरिका का जो चल रहा है, उसमें पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर किसी और मुल्क ने, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसने इनके दरमियान में आर्बिट्रेशन कर कह लें या सीज फायर की कोशिश में उतना कामयाब नहीं हुआ, ना ही उसने रोल प्ले किया, लेकिन पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है, कर भी रहा है। इससे पहले अफगान पीस प्राइस जो था, पीस प्रोसेस, उसके अंदर भी पाकिस्तान ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। और इवन कि पाकिस्तान जो यूएन के जो पीस कीपिंग मिशंस हैं उसमें भी पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करता रहता है। इसके अलावा सार्क की रिवाइवल हो या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, या आप कह सकते हैं कि हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी हो या हमारी मीडिया की डिप्लोमेसी हो, तो हम पाकिस्तान जो है वो दुनिया में पीस को प्रमोट करने में इफेक्टिव रोल प्ले करता रहा है। तो ये जो पहला टॉपिक था, ये एक बहुत ही सिंपल टॉपिक था। आपने ये जस्टिफाई करना था कि पाकिस्तान कैसे ग्लोबल पीस में कंट्रीब्यूट कर रहा है एज ए रोल प्लेयर। पाकिस्तान का क्या रोल है, चाहे उसमें आप पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का भी आप जिक्र कर सकते थे कि पाकिस्तान साउथ एशिया में कैसी जगह पे है कि जिसके एक तरफ जो है इंडिया है, जिसके एक तरफ ईरान है, और जिसकी एक तरफ चाइना है। तो हमारी जो जो इंटरनेशनल ब्लॉक पॉलिटिक्स होती है कि चाइना रशिया और ये एक अलग ब्लॉक बन रहा है, पाक अमेरिका जो है वो एक अलग ब्लॉक में है। तो पाकिस्तान को अगरचे चैलेंजेस का सामना है कि पाकिस्तान की एक तरफ इंडिया है तो कश्मीर का इशू हमेशा रहता है। पाकिस्तान की एक तरफ जो बलूचिस्तान जो है जो ईरान ईरान के साथ मिलता है, तो इंडिया ईरान के थ्रू बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बीएलए और बीआरए के जरिए हमारे बलूचिस्तान को भी डिस्टेबलाइज करने की, यानी कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहे। उधर से हमारे साथ पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, जिसमें हमने अमेरिका की हेल्प करके रशियन को वहां से निकाला। लेकिन इस टाइम जो वहां पे तालिबान की जो रजीम है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में भी स्क्रिमिशेस होती रहती हैं। रिसेंटली आप उसका हवाला दे सकते थे कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, लेकिन वहाँ उसके साथ भी हमारी ऑन एंड ऑफ जो है वो मसाइल चलते रहते हैं। उसके बावजूद अगर हम देखें, अच्छा, पाकिस्तान के अंदर भी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती रहती है। पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियनिज्म कह लें या एक्सट्रीमिज्म कह लें या टेररिज्म जो कह लें, पाकिस्तान के अंदर इंटरनल इश्यूज भी हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो कल्चरल डिप्लोमेसी के जरिए, मीडिया डिप्लोमेसी के जरिए और पाकिस्तान इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के जरिए, पाकिस्तान ने अगरचे इकोनॉमिक क्रंच हो दुनिया में, इकोनॉमिक जो है वो इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है इस टाइम पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में बिलखसूस, उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है अपनी ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाता है कि पाकिस्तान कई मरतबा एट द वर्ज ऑफ, आप कह सकते हैं कि वो होता है डिजास्टर या कोलैप्स। उसके बावजूद हम, अब पाकिस्तान को दिवालिया पाकिस्तान नहीं होता, और पाकिस्तान जो है वो फिर रिसेशन से जो है वो रिजिलियंस के थ्रू ऊपर आता है। और अपने मसाइल के बावजूद पाकिस्तान ग्लोबल पीस में कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो ईरान का मसला हो, चाहे वो फलस्तीन का मसला हो, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे वो अफगानिस्तान का मसला हो, चाहे वो कश्मीर पाकिस्तान के साथ, इवन के पाकिस्तान जो सी पैक है उसमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के जरिए जो है वो ईरान हो, चाइना हो, रशिया हो, पाकिस्तान हो, तो यहाँ पे ये पीस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक था वो था इम्पैक्ट ऑफ चॉइसेस ऑन आवर फ्यूचर। ये फिलोसॉफिकल टॉपिक था, लिटरेरी टॉपिक था, लेकिन इसमें ये भी एक बड़ा क्लियर टॉपिक था कि जो बतौर इंडिविजुअल और बतौर कलेक्टिव नेशन, जो हम अपनी आज की जो चॉइसेस हमारी होती हैं, जो प्रेफरेंसेस होती हैं, जो हमारी प्रायोरिटीज होती हैं, वो डिसाइसिव फैक्टर होती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि फ्यूचर में हम बतौर कैसे लीडर होंगे, बतौर कैसे एंटरप्रेन्योर होंगे, कैसे बिजनेसमैन होंगे, कैसे बतौर आप कह सकते हैं आज की एजुकेशन बच्चों की, आज की हमारी जो चॉइसेस होती हैं फॉरेन पॉलिसी में, वो डिसाइड करती हैं कि अब हम कल कल हम कैसे बाप बनेंगे, कैसे हम एज इंडिविजुअल
एंटरप्रेन्योर होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे, और आज की जो हमारी नेशन की जो फॉरेन पॉलिसी की चॉइसेस होती हैं वो कल डिसाइड करेंगी कि कल हम आईएमएफ के चुंगल से बाहर निकल आ चुके होंगे, या हम एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे उभरेंगे। तो जो ये दूसरा टॉपिक था, ये बेसिकली फिलोसॉफिकल था, अपेरेंटली लिटरेरी था, लेकिन ये भी एक डिस्क्रिप्टिव था। इसमें इंडिविजुअल को लेके और सोसाइटी को लेके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आज की जो चॉइस, आप हिस्ट्री से एग्जांपल दे सकते हैं कि नेल्सन मंडेला की जो चॉइस थी कि उसने गोरों को और कालों को कहा कि ये बराबर है, तो उसने उस कॉज के लिए 27 साल जेल में गुजार दी। तो उसने फिर साउथ अमेरिका, जो साउथ अफ्रीका है, उसने उसको बतौर अपना लीडर माना। इसी तरह अगर आप मोहम्मद अली जिन्ना की एफर्ट्स देखें, इसी तरह आप महात्मा गांधी के एफर्ट देखें, आप पाकिस्तान के अल्लामा इकबाल की चॉइसेस देखें, या बतौर आप जो 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 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इवन के जो हमारे स्पोर्ट्स मैन होते हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स की सेलिब्रिटीज हैं, उनकी चॉइसेस देखें। आप जो आप बिजनेस की अंदर अगर हम देखें, तो एलन मस्क की चॉइस देख लें, आप बिल गेट्स की चॉइस। तो हमारी जो चॉइसेस होती हैं वो डिटरमिन करती हैं कि कल कल फ्यूचर में हम बतौर क्या होंगे, इंडिविजुअल भी और बतौर नेशन भी। तो दूसरा टॉपिक जो था ये लिटरेरी और फिलोसॉफिकल था, इन नेचर, इन टोन, बट ये भी डिस्क्रिप्टिव वे में आप लेके चल सकते थे इसको। तीसरा जो टॉपिक था वो आउटसाइड द कंफर्ट जोन। ये भी एक लिटरेरी या फिलोसॉफिकल टॉपिक था कि कंफर्ट जोन से बाहर ही सब हमारी प्रोग्रेस, हमारी इंडिपेंडेंस, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी लीडरशिप, हमारी इनोवेशन पड़ी होती है। अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, यानी कंपेटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट जो होते हैं वो जब तक डिसिप्लिन नहीं करते, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालते, तो उस वक्त कंपेटिटिव एग्जाम के लिए मेहनत नहीं करते, और अपने आप को कामयाब नहीं करते, और वो ब्यूरोक्रेट नहीं बन पाते। इसी तरह नेशन जो होती हैं उन्होंने भी अपने बड़े मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। तो चाहे एंटरप्रेन्योर हो कोई, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई नेशन हो, उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। ये टॉपिक भी अपेरेंटली लिटरेरी या फिलोसॉफिकल था, लेकिन इसको भी डिस्क्रिप्टिव अंदाज में लेके आप हैंडल कर सकते थे। चौथा जो टॉपिक था ये उन लोगों के लिए हलवा था, उन लोगों के लिए इजी था जिन लोगों ने इस्लामिक स्टडीज में या अरबिक में या शहादत आलमिया इस किस्म की डिग्रीज रखते हैं, और जो हाफिज कुरान थे, जो बच्चे या बच्चियां। तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, यानी कि अदल का, फेयर प्ले का, यानी इंसाफ का, काइंडनेस का, यानी एहसान का। तो इस्लाम जो है वो तमाम मामलात में, चाहे वो मिनॉरिटीज हों, चाहे वो हम बतौर सरबराह फैमिली हों, चाहे हम क्या बतौर नेबर हों, चाहे हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर या फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हम एग्जेक्टिव हों, जुडिशरी हों, चाहे हम मीडिया में हों, तो हमने जस्टिस, फेयरनेस और काइंडनेस के जरिए ही हम अपना रोल प्ले करें, तो तब ही हम अपने आप को फ्लरिश कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली गवर्नेंस बेस्ड एक ऐसे था जो जिसको इसको भी आप डिस्क्रिप्टिव अंदाज में लेके चल सकते थे कि अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है, फेयरनेस का कंसेप्ट क्या है, मेरिटोक्रेसी का कंसेप्ट क्या है, ऑनेस्टी का क्या कंसेप्ट है। तो ये जस्टिस, फेयर प्ले और काइंडनेस जो है, ये तीनों चीजें जो है ये बेसिकली अकाउंटेबिलिटी, मेरिट और ऑनेस्टी के आसपास घूमती हैं, यानी कि और ऑनेस्टी, मेरिटोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी और मेरिटोक्रेसी, इन तीनों को अगर मिला लें तो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की बात हो जाती है। तो ये गुड गवर्नेंस के ऊपर एक ऐसे था कि इस्लाम बेसिकली, इस्लाम की जो इंजंक्शंस हैं, जो कुरान पाक की जो इंजंक्शंस हैं, वो ये क्या है, या हदीस मुबारक जो है, या जो आप सल्लम की जो सीरत है, उसमें भी आप सल्लम ने जस्टिस और काइंडनेस और फेयर प्ले के ऊपर जोर दिया अपनी जिंदगी में। तो इवन की जो मदीना का चार्टर है वो भी जस्टिस, फेयर प्ले और काइंडनेस के ऊपर बेस करता है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक था जो लोग इस्लामिक स्टडीज और अरबिक स्टडीज के अंदर जो मास्टर हैं, या शहादतुल आलमी जिन बच्चियों ने और बच्चों ने किया होता है। और ये भी एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे था इस्लाम की के और सीरत के पर्सपेक्टिव में आप बता सकते थे कि हमें बतौर इंडिविजुअल और बतौर ब्यूरोक्रेट और बतौर आप कह सकते हैं फंक्शनरीज ऑफ लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी एंड मीडिया, हमें कैसे फेयर प्ले के जरिए, इवन के जो सूबे होते हैं और जो फेडरेशन है उसके दरमियान जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है सूबों के दरमियान में, और फेडरेशन और जो प्रोविंसेस के दरमियान में, ये जो नेशनल फाइनेंशियल कमीशन का जो अवार्ड होता है, एनएफसी जो अवार्ड है, उसमें जो अब हम देखें, हमने फाटा के जो एरियाज हैं उनको मर्ज करके हमने केपीके में शामिल कर दिया, लेकिन हमने उनको एनएफसी अवार्ड का जो शेयर था वो हमने उनको जस्टिस, फेयर प्ले और काइंडनेस के जरिए उनको नहीं दिया। तो जब जस्टिस, फेयर प्ले और काइंडनेस जब नहीं होती तो क्या होता है, करप्शन होती है। और फिर क्या होता है,
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, और उससे फिर क्या होता है, उससे फिर टेररिज्म होता है, और उससे फिर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, और उसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, सोशल कैओस होता है या अनार्की होती है, और उससे फिर क्या होता है, आप कह सकते हैं कि जो जो प्रोविंशियल और जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं, और गवर्नेंस वीक पड़ जाती है, और जो वीक गवर्नेंस होती है, वाई नेशंस फेल का कॉन्सेप्ट जो किताब है, और डैरन की किताब है, उसका आप हवाला दे सकते थे, कि इस्लाम भी यही कहता है, और जो वाई नेशन फेल जो किताब है वो भी यही कहती है, कि जो मुल्क होते हैं, जो नेशंस होती हैं, अगर वो जस्टिस, फेयर प्ले और काइंडनेस के ऊपर नहीं होती तो फिर क्या होता है, या जिसमें मिसमैनेजमेंट होती है। बेसिकली वाई नेशन फेल जो किताब है उसमें है कि मिसमैनेजमेंट जब होती है, जो अनफेयरनेस होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होती है, उससे क्या होती है कि नेशन फेल हो जाती है फिर। अब जो पांचवा टॉपिक है वो, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैं, जो मुझसे जुड़े रहते हैं इंग्लिश ऐसी की एवोल्यूशन के हवाले से या इंग्लिश ऐसी की कोचिंग के हवाले से, मैं उनको हमेशा ताकीद करता हूं कि जब भी आपके सामने टॉपिक्स हैं, आप उनमें से ढूंढें कि कौन सा टॉपिक जो है वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे। तो पांचवा टॉपिक जो है वो क्लियर अंदाज में, विविड अंदाज में, पांचवा जो टॉपिक है वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे था। फूड सिक्योरिटी इज नेशनल सिक्योरिटी। अगर देखें इस टॉपिक को, आप इसके साथ एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो जिस टॉपिक में हमारे पास चॉइस हो कि एग्री भी कर सकें, डिसएग्री भी कर सकें, तो उसमें हम आर्गुमेंट भी देते हैं, काउंटर आर्गुमेंट भी देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फूड सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी है। अगर मैं ये कहता हूँ है, तो फिर इसकी आउटलाइन कैसे बनती? पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की होती, दूसरी हेडिंग में मैं लिखता कि डिफाइनिंग द टर्म्स फूड सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी, और थर्ड हेडिंग में मैं लिखता कि फैक्टर्स विच प्रूव दैट फूड सिक्योरिटी इज नेशनल सिक्योरिटी, और उसके सब हेडिंग में मैंने 5 से 6 पॉइंट देता, जो कि सेंटेंसेस की शक्ल में होती, जो साबित करते कि फूड सिक्योरिटी कैसे नेशनल सिक्योरिटी है। और जो अगला मेरा पॉइंट होता, चौथा पॉइंट, वो होता काउंटर आर्गुमेंट का, कि ओनली फूड सिक्योरिटी इज नॉट, ओनली फूड सिक्योरिटी डज नॉट डिफाइन नेशनल सिक्योरिटी। तो उसमें मैं बताता कि जो आजकल अगर किसी मुल्क के पास फूड सिक्योरिटी है भी सही, उसकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी हैं, अबंडेंट उसके पास फूड सिक्योरिटी है, और उसके पास एग्रीकल्चर जो है वो बड़ी, आप कह सकते हैं कि उसकी स्मार्ट फार्मिंग वो करते हैं। तो किसी मुल्क में अगर फूड सिक्योरिटी नहीं भी है, सॉरी फूड सिक्योरिटी है, और उसके पास को फूड की इनसिक्योरिटी नहीं भी है, फूड की किल्लत नहीं भी है, तो अगर वो मुल्क न्यूक्लियर पावर नहीं है, तो इसराइल जैसे मुल्क जो, अमेरिका जैसे मुल्क जो है उसके ऊपर बम ब्लास्ट करके और उसके ऊपर अटैक करके उस मुल्क के रिसोर्सेज जो है वो कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। लाइक ईरान का जो केस आप देख लें। तो सिर्फ फूड सिक्योरिटी ही नेशनल सिक्योरिटी नहीं है, बल्कि न्यूक्लियर पावर और इसके अलावा जो हमारी जो डिप्लोमेसी है वो भी डिफाइन करती है कि नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है। और ये जो पांचवा टॉपिक था ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे था, और जिन स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक को चूज किया दे वुड बी इन सेफ जोन। ऐसा मतलब, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने पहले 4 टॉपिक का इंतखाब किया वो डेंजर जोन में है, नहीं। लेकिन पांचवा टॉपिक जो है वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे था, और आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो है उसमें बड़ा अच्छा मार्जिन होता है आपको पास करवाने का। और छठा जो टॉपिक था वो था स्ट्रेटजीज फॉर पोस्ट फ्लड रिहेबिलिटेशन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर 2010 हो, 2020 हो, 2022 हो, 2025 हो, रिकरेंट फिनोमेना है कि बार बार फ्लड्स आते हैं। और जब फ्लड्स के बाद की जो रिहेबिलिटेशन की हमारी जो एफर्ट्स होती हैं, जो इनिशिएटिव्स होते हैं, जो हमारी पॉलिसी रिफॉर्म्स होती हैं, उसमें हमारी कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए थी? बिल्कुल एक ही एस्पेक्ट आपने बताना था कि पोस्ट फ्लड्स हमारी जो रिहेबिलिटेशन की, यानी कि लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, लाइफ स्टाइल का नुकसान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, लोगों की जिंदगी को नुकसान होता है, तो ये प्रॉपर्टी का, लाइफ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, लाइफ स्टाइल का, इनका जो नुकसान होता है उसको हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, लोगों को कैसे रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज हैं? वो नेशनल लेवल पे आप कह सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे एड्स होती है, क्लाइमेट फंडिंग होती है। अगर नेशनल लेवल पे देखें तो साफ जाहिर है कि हम लोगों को शेल्टर देते हैं, उनको फूड शेल्टर देते हैं, यानी कि उनकी उनकी हाउस की रिकंस्ट्रक्शन देते हैं, और लोगों की जो माइग्रेशन होती है, लोगों को शॉर्ट टर्म भी, मीडियम टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी हम लोगों को अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, हम उनको बताते हैं। वो तो खैर फ्लड से पहले होता है। फूड के बाद, फ्लड्स के बाद क्या होता है, हम लोगों को घर आबाद देते हैं, खेमे देते हैं, लोगों को फूड प्रोवाइड करते हैं, और लोगों को हम लोन्स प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद नेशनल लेवल के ऊपर हम, आप कह सकते हैं कि ऐसे स्टेप्स लेते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज के साथ नबुर्द आजमा हो सके। और इंटरनेशनल लेवल पे जो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, क्लाइमेट फंड प्रोवाइड करते हैं और लोन्स प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट फ्री, और एड्स प्रोवाइड करते हैं जो फ्लड अफेक्टीज होते हैं उनके लिए। तो जो छठा पॉइंट था ये, बेसिकली छठा टॉपिक जो था, ये करंट अफेयर बेस्ड था। और ये पाकिस्तान लेवल पे अगर हम पास देखें, पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो प्रोविंशियल कह ले, प्रोविंशियल लेवल पे, और इस तरह जो नेशनल लेवल पे है, प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बनी हुई हैं, और नेशनल लेवल के ऊपर हमारे पास नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बनी हुई है, एनडीएमए। और पीएमडीए जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे है। तो उसका रोल भी आप बता सकते थे इसमें। तो छठा टॉपिक करंट अफेयर बेस्ड है, और पांचवा टॉपिक जो है वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है।
आप लोगों ने इन 5 6 टॉपिक में से किस टॉपिक का इंतखाब किया? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम लिखिए और बताइए कि आपने उसको कैसे लिया। पहले जो चारों टॉपिक्स थे उनमें से जो 2 टॉपिक हैं खासतौर पे, तीसरा टॉपिक और दूसरा टॉपिक, ये लिटरेरी टच, फिलोसॉफिकल टच था, लेकिन पहले चारों टॉपिक्स को आप डिस्क्रिप्टिव अंदाज में लेके चल सकते थे। पांचवा टॉपिक क्लियर कट में आर्गुमेंटेटिव ऐसे था, और छठा टॉपिक जो था वो करंट अफेयर बेस्ड था। आप मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आपने इनमें से 6 में से कौन सा टॉपिक चूज किया और किस अंदाज में उसको लेके आपने हैंडल किया। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इस चैनल को इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इंग्लिश ऐसे की का पेपर हो तो उसका एनालिसिस हो, इंग्लिश ऐसे की कोचिंग हो या एवेल्यूएशन हो, या इंग्लिश ऐसे के हवाले से जो डिफरेंट थीम्स होते हैं उनके ऊपर डिफरेंट करंट जो आउटलाइंस होती हैं वो मैं अपने चैनल के ऊपर गाहे बगाहे अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा कंपेटिटिव एग्जाम जैसे पीएमएस है या सीएसएस है, या इसके अलावा जो वन पेपर है, पीपीएससी के वन पेपर होते हैं, उसके हवाले से जो जो डिफरेंट जॉब्स आ रही होती हैं उनके हवाले से मैं अपडेट देता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे पहले रेगुलर जो है मेंबर हैं, आई मीन सब्सक्राइबर हैं, तो इस वीडियो को नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर इन्फॉर्म कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन लोगों ने आज पीएमएस का पेपर दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं अपनी आने वाली वीडियो में इन 6 टॉपिक्स के ऊपर वन बाई वन जो है वो जो की पॉइंट्स हैं जो इन हर टॉपिक के ऊपर लिखे जा सकते थे, मैं डिटेल में आउटलाइन और जो आप कह सकते हैं कि आर्गुमेंट्स या स्टांस कौन सा आपको लेना चाहिए था, किस किस्म का आपने किस टॉपिक को किस अंदाज में हैंडल करना चाहिए था आपको, मैं इन 6 टॉपिक्स के ऊपर 6 वीडियोस बनाऊंगा आने वाले दिनों में। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आने वाले वीडियो में मैं एक नए थीम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह नगेबान, अल्लाह हाफिज।